सवाल नंबर 1। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इनमें कई तरह के गैसों के मॉलिक्यूल, पानी की बूंदें या भाप हैं। गैस में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इनके अलावा आर्गन गैस और पानी है। इनमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों से चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती है। जो लंबी वेव्स है उसे रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकता है और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्गक्रम या स्पेक्ट्रम में नीले रंग छोटी तरंगे में चलती है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। सवाल नंबर 2। मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़ों इन जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने गौर से देखा होगा तो आपने पाया होगा मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वह उनका कुछ हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं उनके अलावा वैसे हिस्से जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इनमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ कर लेती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण आसानी से निकल जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इनमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इनकी वजह मकड़ी के टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाल के चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। सवाल नंबर 3। चींटी एक लाइन में कैसे चलता है? चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती है जिनमें फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इनके जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के दो पर संग्रिकाएं या एंटीना होती है जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चलती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे कि अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिनके बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। सवाल नंबर 4। हमें किसी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपर सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देती है जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है। इनके ऊपर सिरों से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है, जिसके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठा और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है, पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे के भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ के मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराती है, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं होती है। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिनसे तंत्रिकाएं आवेग पैदा हो जाती हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक पहुंचाते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। इन्हीं आवेग को पहचान कर हमारा मस्तिष्क हमें स्वाद का ज्ञान कराता है। सवाल नंबर 5। लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? दरअसल आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तब उनके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उसे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब उसके ऊपर हटाए गए पानी के ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े को प्लेट बना दी जाए तो उसका आकार बड़ा हो जाता है
और वह पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फायदा उठा सकती है। लोहे के जहाज का आयतन उनके भार से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता है। यह विस्थापित जल उनके आयतन के तुल्य बल जहाज लगाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है। जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उनके भार से कम होता है, उसके द्वारा विस्थापित जल उनके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है।